अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ये तो मैंने बस बना लिया है शो पे नहीं, शो के अलावा भी। जैसे कोई मुझे कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो बस यही वाली दुआएं मैं उनको दे देती हूँ। जैसे जैसे मैं लोगों को दुआ ये दे रही हूँ, वैसे वैसे मेरी लाइफ के मसले हल हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं लोगों के लिए अच्छा कह रही हूँ, वैसे वैसे मेरी लाइफ की के अंदर बड़ी आसानियाँ पैदा हो रही हैं। तो मैंने फिर इस चीज़ से एक चीज़ सोची कि जब मैं किसी के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मांगती हूँ या दिल से अच्छा कहती हूँ या दुआ में लोगों को शामिल करती हूँ, तो मुझे लगता है कि फिर मेरी आसानियाँ मेरी ज़िंदगी में और आ जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप अगर किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं या किसी के लिए नेगेटिव बोलते हैं या अपने लिए ही सिर्फ मांगते हैं, चाहे वो नमाज में हो, दुआ के टाइम या वैसे हो, सिर्फ अपना अच्छा सोचते हैं और अपने लिए अच्छी चीज़ें मांगते हैं और दूसरों की तरफ आपका जहन नहीं जाता, तो मुझे लगता है कि जब हम अच्छा करते हैं तो किसी के लिए तो आपको अच्छा मिलता है, फिर आप किसी के लिए अगर बुरा सोचते हैं तो यकीनन आपको बुरा ज़रूर मिलता होगा। तो आज का मैसेज मेरा ये है, जलन हसद बिल्कुल ना करें किसी से। कोशिश करें कि जलन हसद से बेहतर है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, मेहनत भरपूर करें। जो एनर्जी आप किसी की जलन हसद में वेस्ट कर रहे हैं, वही एनर्जी अपने काम में लगाएं। आप यकीन करें तरक्की जो है वो आपके कदम चूमेगी। और अच्छा, मुझे एक बार किसी ने कहा कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करती हो। अच्छा, ये आज मैं बात करूँ, लोग कहेंगे यार ये अपना ज़रूर बोलती है। कहने का मकसद ये है, एक औरत हो के एक फैमिली को देखना, एक घर को देखना, फिर औरत की 10,000 बहुत सारी चीज़ें, फैमिली और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है औरत के लिए। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हफ्ता शो करना, उसके अलावा बाहर भी शोज़ होते हैं तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह चली जाती हूँ, काफ़ी सारे काम होते हैं। उसके बाद भी आप जो है किस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं? तो मैं ये उनसे एक बात ये कहती हूँ कि यार मैंने लाइफ में एक चीज़ सोच ली है कि मैंने इतनी मेहनत करनी है और अपने बलबूते अपने ऊपर, मतलब अपनी मेहनत पे कुछ बन के दिखाना है। मतलब मैंने ना सिफारिश करवानी है, ना मैंने किसी से कुछ फेवर लेना है, मैंने अपनी मेहनत करनी है और इंशाल्लाह अपनी मेहनत से बन के दिखाना है। और अल्लाह का करम है, बहुत छोटी सी हूँ, जितनी भी हूँ अपनी मेहनत पे और अल्लाह की मदद है मेरे साथ। आप भी कोशिश करें अपनी लाइफ में मेहनत करें भरपूर। और एक चीज़ मुझे किसी ने कहा था जिसका मैंने कहा कि यार जो नसीब में लिखा हुआ तो मिला, इतनी मिल जाता है, इतनी मेहनत करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर मैं इतनी बीमार हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा जब थक जाती हूँ, तो मुझे मेरे जो करीबी दोस्त है वो कहते हैं यार जो नसीब में मिला हुआ लिखा हुआ वो तो तुम्हें मिल जाएगा फिर तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? मैंने कहा एक चीज़ तुमने सुनी है कि हो सकता है मेरे नसीब में मेरी दुआ से ही लिखा हुआ हो कि दुआ मांगूंगी तो मुझे मिलेगा, और मैं दुआ ही ना मांगू इस वजह से कि मेरा नसीब है। और मैंने कहा अगर मेरे नसीब में ही लिखा हुआ है कि मेहनत करोगी तो तुम्हें मिलेगा और मैं मेहनत ही ना करूँ कि मेरे नसीब में, तो मैं इसलिए मेहनत करती हूँ कि शायद मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में मुझे मेहनत करके देना लिखा है, तो मैं मेहनत भरपूर करती हूँ। तो इसलिए औरत और मर्द वाला ये जो होता है ना कि मैं औरत हूँ तो मैं इतना काम नहीं कर सकती, और मैं मर्द हूँ तो मैं मर्द हूँ और मैं ये क्यों करूँ और मैं घर जाके क्यों ये काम करूँ, तो औरत मर्द वाली ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दें। भरपूर मेहनत करें, रिश्तों का जो एहतराम है वो ज़रूर रखें, घर को घर समझें। बाहर आप एक हीरोइन होंगी, पर जब आप घर आएंगी तो फिर आप वैसे ही माँ, वैसे ही बीवी, वैसे ही बेटी, वो सारी चीज़ें होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर कुछ और होती हूँ, पर मैं जब जैसे घर जाती हूँ मैं प्योर पक्की वाली मासी होती हूँ। ठीक है जी अच्छा, इसी के साथ मैं अपने डॉक्टर साहब को वेलकम कहती हूँ। आज मैंने इंट्रो बड़ा लंबा कर दिया, जो कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इस सेगमेंट में बिल्कुल लंबा ना करूँ, मैं डॉक्टर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा सुनूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने, डॉक्टर साहब से हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। पर आज मैंने थोड़ा सा डॉक्टर साहब का टाइम ले लिया है, पर कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब माफ़ करेंगे मुझे। मेरे साथ मौजूद है हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल एवरग्रीन। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताएं, आज मैंने थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया, ये बताएं जी, मेरी बातें आपको कितनी अच्छी लगी या बेहतर लगी कि ऐसा तो होना चाहिए? देखिए आपने जो बातें की हैं बिल्कुल ट्रू हैं ये। और जो शख्स कुरान और हदीस की इल्म रखता है उसके हवाले से मैं आपको मुख्तसर ये बता दूँ, जो आपने ये कहा कि आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे और आपके लिए अच्छा होगा, ये कुरान में मौजूद है। ये है ना, सूरह बकरा की आखिरी जी दो आयत में यही कुछ है कि अगर आपने अच्छा किया है जी तो आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आपने बुरा किया है तो उसका बवाल भी आप ही के जानों पर है। ये एक तो ये, दूसरी बात ये भी है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छी दुआएं करते हैं तो असल में पलट के वो आप ही पे आती हैं, जी
समझे। आप अपने सपोज कर रहे हैं ऐसे लोग जिनके पेरेंट के इंतकाल हो गया है, या ऐसे लोग जो उनके मरहूमीन के लिए जो लोग दुआ करते हैं, या ऐसे लोग जो गरीबों के लिए दुआ करते हैं, असल में वो अपने लिए दुआ करते हैं। अपने लिए करते ये बिल्कुल वाजे है ये बात चीज़ें जो है। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का कानून इतना ज़बरदस्त है कि हर तौर वो चाहता ही है कि वो आपको फ़ायदा पहुँचाए, यानी अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचे। आपसे आप दूसरों को फ़ायदा दे रहे हैं तो भी आपको पहुँच रहा है, आप अपना फ़ायदा कर रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा पहुँच रहा है। बड़ा ज़बरदस्त ये कानून है कुदरत है। हाँ, बिल्कुल। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं ये, और इस पे हम सबको अमल करना चाहिए। अमल करना चाहिए, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी मैं गुस्से वाली हूँ, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा। पर मैंने अपनी लाइफ पे अगर किसी के साथ, इंसान है ना, और इंसान से गलतियां होती हैं और बहुत दफ़ा हो भी जाती हैं कि गुस्से में आप, और गुस्सा इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि गुस्से में आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। पर डॉक्टर साहब, मैंने कभी गुस्से में किसी के साथ गलत कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया या कुछ भी कर दिया तो मुझे कहीं शर्मिंदगी नहीं होती कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। और जब तक मैं माफ़ी ना मांगूं, मुझे अंदर से फील होता रहता है कि यार बस मुझे सुकून का सांस नहीं आता, मतलब एक बेचैनी रहती है। अब वो चाहे एक ड्राइवर हो, एक सड़क पे खड़ा हुआ कोई इंसान हो, चाहे कोई हाई लेवल पे हो, किसी पे भी हो, पर मैंने अगर किसी के साथ नाजायज़ कर दिया, उस टाइम गुस्सा है, पर थोड़ी देर बाद मुझे समझ आएगा यार मैंने गलत कर दिया और अब मुझे माफ़ी मांगनी है इससे। अब मैं माफ़ी कैसे मांगूँ इससे? और मैं जब तक माफ़ी ना मांगूँ मुझे सुकून नहीं आता, मेरी हलचल अंदर मची हुई होती है कि मुझे माफ़ी मांगनी है। ये खुद एहतिसाबी का जो अमल है, सेल्फ असेसमेंट, यही तो अल्लाह ताला पैदा करना चाहते हैं। देखिए, माफ़ी कुछ भी नहीं है अगर निदामत नहीं है। हाँ। आपको निदामत है, आपकी समझ लीजिए कि माफ़ी कबूल है। आप कहते हैं यही है कि अगर आपको ये देखना है कि आपकी दुआ कबूल हुई है या नहीं हुई है, तो आप अगर वो चीज़ को रिपीट करने जा रही हैं तो आप समझ लें कि वो आपका वो दुआ जो होती है वो कबूल नहीं हुई। और अगर आप दोबारा वो काम नहीं करेंगी और अपनी निदामत को आप देखेंगी तो इंशाअल्लाह कामयाब हैं, आपको माफ़ी भी मिलेगी और अल्लाह अपने को परसी जो आपका वो जारी व सारी रहेगा। तो बड़ा अहम ये पॉइंट है जो आप बता रही हैं, हमें अमल करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि गुस्सा जो है इसीलिए देखिए हराम किया गया है। मज़ा जब आता है कि जब आपकी पावर मौजूद हो आपके में और आप गुस्सा ना करें। बिल्कुल ऐसा है ना। एक शख्स है, वो मालूम हुआ, अब एक छोटी सी बात है कि मैंने ये देखा कि मैं बड़ी गाड़ी में अपनी जा रहा हूँ मैं, और एक मेरे पीछे जो है वो एक चेजिंग हो रही है, चेजिंग करता हुआ एक शख्स आया, वो बड़ी गाड़ी में थे वो लोग, सब मैंने, उन्होंने मेरी, आपको पता है स्नैचिंग और दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है। जब वो उन्होंने गाड़ी की, बिल्कुल सच्चा वाक़या है ये, जब उन्होंने गाड़ी को रोका आगे जाके मेरी कि शायद कोई दहशतगर्दी करें, तो जब उन्होंने खोला मेरी गाड़ी के शीशे ब्लैक थे और मेरे में 4 गार्ड बैठे हुए थे अंदर। और जब, और मैंने पहले ही मैं इसको देख लिया था, मैंने कहा गाड़ी अपना गन लोड करो आप, समझे। अब जब उतरा उसने जो देखा है 4 गन ने, आप यकीन कीजिए एकदम माफ़ी शुरू हो गई। अब चूंकि मैं ज़्यादा ताकतवर था उससे, लिहाजा मैंने माफ़ किया, मैंने कहा आइंदा नहीं करना ये हरकत, वरना तुम्हें सोच लो, तुम्हें लेसन देना भी आता है हमें, आइंदा किसी के साथ नहीं करना। देखिए मज़ा इसमें आता है। मेरे गार्डों ने कहा कि सर आपने इसको क्यों छोड़ दिया, मैंने कहा ये ज़िंदगी में याद रखेगा ये, समझे ना। तो ताकत होते हुए आप माफ़ करने का जज्बा रखें। आप देखिए रसूल सल्लम की बात देखें, इतनी ताकत आपको, कायनात की ताकत आपको दे दी गई थी, अल्लाह ताला ने सौंप दिया था, इतना जुल्म हो रहा है, इंतहा का जुल्म हो रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपका कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह अगर आप कहें तो ये पहाड़ इन पे गिरा दूं, वो पावर भी गए हैं, क्या कुछ नहीं है। और आपने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, हो सकता है इनमें कोई ईमान वाला हो, इनकी नस्लों में कोई ईमान वाला हो। क्या अजीब सिस्टम है ये माफ़ करने का जज्बा मार्वलस है ये हमारे पास जो है, ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है। वैसे तो इंसानियत का रूल है ये, लेकिन असल में इंसानियत को अल्लाह नहीं दिया है ना ये चीज़ें। तो बड़ा ज़बरदस्त आपने बात छेड़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अपनी लाइफ में, हम अपने टॉपिक पे भी आएंगे आज, पता नहीं मैंने कहा, मैं छेड़ देती हूँ, डॉक्टर साहब आते तो बस बड़ी बड़ी सारी बातें भी निकल आती, मैं टॉपिक से भी हट जाती हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने बचपन से ये वाली चीज़ें अपनी अम्मी से सीखी और फिर उसके बाद अपने बड़े भाई से सीखी। गुस्सा मैंने अपने अब्बा को देख के मेरे अंदर आया, मतलब गुस्से वाली ख़राब चीज़ मेरे अब्बा की तरफ से आई है। पर माफ़ी मांगना किसी के साथ गलत करके, अगर आपको महसूस होना चाहिए कि आप गलती पर हो, आप अगर गलती पर हो तो आप 50 लोगों के सामने भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हो, तो इसमें आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप गलती पर हो। ये मेरी अम्मी ने मुझे बचपन से सिखाया, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में अगर कुछ गलत करती थी तो उनको फील होता था और वो हमें बताती थी कि ये गलती थी, इसलिए हमें
हमें अब इस गलती को सुधारना है। बिल्कुल, और माशाल्लाह। कुछ भी है दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखो, कुछ हो गया है उसको ख़त्म करो, क्योंकि दिल में बुग़्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं है, बुग़्ज़ रखने वाले लोग, तो इसको साफ रखो। तो ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह है। और आज हमारा क्योंकि शो देखा जाता है तो ये एक पॉजिटिव मैसेज हमारी तरफ से आपके लिए कि अगर लाइफ में इन चीज़ों को ऐड करेंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ करेगा। और अगर इन चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे और इसी तरह से चलेंगे तो 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या पता कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े, सबके सवाल जवाब होंगे। एक जो हमने नज़र उठा के किसी को गलत नज़र से देखा है इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि बचत के जो है ना वो रास्ते ज़रूर ढूंढें। मैं समझता हूँ कि बड़ा आसान तरीका है अपने आकबत को देखने का, और वो सिर्फ सब लेटते बाद सोता बाद जब आइसोलेशन में हो सिर्फ कब्र का तसव्वुर कर ले। मैं समझता हूँ अगर वाकई आपने कब्र का तस्वर कर लिया, वो अंधेरी कोठरी और वो चीज़ें, तो मैं समझता हूँ गुनाह आधे उसके ख़त्म हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो सुबह उठे तो गुनाह ही छोड़ दे और तौबा कर ले सब चीज़ों से, और वो समझ जाए कि यही कब्र का रास्ता अब मुझे आलम बरज़ुख से जो मैं अशर की तरफ ले जाएगा, और वहाँ तो इंसाफ है। वहाँ तो आपने कोई इतनी सी छोटी बात की वो भी अल्लाह को वाकिफ़, अल्लाह जानता है। अगर आपने बड़ी से बड़ी की तो अल्लाह में उससे भी वाकिफ़ है। आपको कुछ कहने ही नहीं की ज़रूरत नहीं है। कुरान में है कि ये लोग तो जैरों से पहचान लिए जाएंगे, बिल्कुल। और फिर आप कुछ भी करेंगे फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा आपको। आपको एक ही चांस है ये। मैं समझता हूँ हमारी ये सब चीज़ें, जितनी चीज़ें हमारे कुरान हदीस में मौजूद है, हम थोड़ा सा भी इस पर अमल कर लें, हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और हम ये सब चीज़ें करके लाजिमत है हम दूसरों का नहीं अपना ही फ़ायदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये मुल्की हालात पे आप देख लीजिए कि अब ये देखिए जो वजारतें मिलती हैं, अगर कोई हुक्मरानी मिलती है तो वो भी अल्लाह की तरफ से मिलती है। लेकिन हमें ये चाहिए कि अगर एक वक्त हमें हुक्मरानी मिली है या हमारी हुकूमत को ये चाहिए या जो भी हुकूमत आ रही है, कम से कम ऐसा इक़दाम करे जिससे आवाम को रिलीफ हासिल हो। समझना क्यों, देखिए जब चाहेगा अल्लाह ताला अपनी लाठी तेज़ कर देगा, और आपको मालूम है चीज़ें छीनते हुए गिरती हुई देर नहीं लगती हैं। तो हमें चाहिए, मेरा आज ये मशवरा ये है हुकूमत को कि तमाम चीज़ें हैं, महंगाइयाँ हैं, सब कुछ है, अपनी कोताहियों पर नज़र रखें, अपनी जो है खुद एहतिसाब करें। मैं समझता हूँ इनमें बहुत सी खामियाँ नज़र आ जाएंगी और उसी का हल इसमें नज़र आ जाएगा। आप निडर हैं, आप बहादुर हैं, सब कुछ है, मगर अपनी पॉलिसियाँ देखें ना। आपको मजबूरी है कि आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आप बिजली का रकम बढ़ाएं, लेकिन आप ये सोचें कि ये क्यों बढ़ा रहे हैं आप इसे। क्या आपने अपने मुल्क की प्रोटेक्शन की है इतनी? क्या आपने इतने लेवल पे अपनी मुल्क की सेल को, एक्सपोर्ट को इतना कर लिया आपने कि अपनी चीज़ें आप बाहर जाके कुछ कमा सकें? आपने अपनी, आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, आपकी जो चीज़ें चल रही थी, कारोबार चल रहे थे वो बंद हुए हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की अरूज पे चला गया। तो अब आप अगर 2 रुपये भी क्या 3 रुपये भी लेते हैं आपके लिए तो वो भी ज़्यादा है, फिर 10 रुपये कैसे होंगे आपके लिए? आप कहते हैं ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आपके लिए ज़रूरी, हम बेबस है करने के लिए, कैसे बेबस हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। अगर आप, मैं एक बड़ा अच्छा एक व्लॉग बनाते हैं, सॉरी मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ, पर मैंने उनका देखा तो उन्होंने, वो अमेरिका में रहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर यहाँ पे महंगाई हो रही है या आगे होगी, तो उस हिसाब से हमारे जो, उसे एक छोटा सा बोला कि यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे घर मेड काम करती है, ये पर घंटे पे काम करती है, हम इसको घंटे का पे करते हैं। अब आ जाए ज़रा इसकी गाड़ी में आपको दिखाता हूँ। उसने फिर उसकी गाड़ी दिखाई और उसने कहा मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ और इसका अपना घर है, ठीक है, ये मेरे घर 6 घंटे काम करती है, उसका एक अच्छा अमाउंट उसने बताया कि ये अमाउंट लेती है, फिर दूसरे दिन वो दूसरे के घर काम करती है, तीसरे दिन वो तीसरे के घर काम करती है, तो वो अच्छा खासा कमाती है। तो फिर उसका पेट्रोल 2000 भी हो जाए, 50,000 भी हो जाए, उसको मसला नहीं है। हमारे यहाँ हमारे मजदूर की अगर मजदूरी 1000 रुपया थी, महंगाई होने के बाद 1200 हो गई होगी, और पेट्रोल कितना बढ़ गया, उसके साथ सारी चीज़ों के रेट कितने बढ़ गए। तो पूरी दुनिया के साथ तो हम मैच हो ही नहीं सकते कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ भी बढ़ रही है, तो यहाँ उस हिसाब से कैटेगरीज और उस हिसाब से सारी चीज़ें नहीं बनी हुई। और उसने एक बड़ी मज़े की चीज़ की, उसने कहा ये हमारी मेड है, हम इसको बहुत तमीज़ से कहते हैं कि थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा, हमने जाना है, अगर हम इससे बदतमीजी हटो कह रहे हैं तो ये पुलिस बुला लेगी। और कह रहे हैं हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, हम अपनी मेड के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, हम उससे बदतमीज़ी भी करते हैं, हम उससे बुरा सलूक भी करते हैं, हम उसको खाने को भी नहीं देते, जब आती है चाय का टाइम होता है हम चाय पी रहे होते हैं हम उसको नहीं पूछते, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं।
बिल्कुल। तो मतलब आप दूसरे ममालिक से अगर मैच कर रहे हैं कि वहाँ महंगाई बढ़ रही है, तो फिर आप इन चीज़ों को पहले उस लेवल तक लेके आए, फिर आप महंगाई आप बढ़ाएं। बिल्कुल सही मसला कह नहीं, रही फिर हैं। आवाम को मसला नहीं, क्या फिर कहते हैं आवाम का डॉक्टर मसला साहब? है, आप बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। देखिए, एक शख्स की अगर आमदनी जो है वो $100 है जी। और महंगाई जो है वो $60 तक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, नहीं पड़ता है। पाकिस्तान में ये है कि अगर किसी की 1000 तनख्वाह है तो उसके 2500 का उसका खर्चा है। खर्चा है। तो आप उसको भी तो देखें। अब जब आप देख रहे हैं, अच्छा अब आप इन्हें इग्नोर कर दिया, क्या कर लेगा? तो फिर आप ये देखिए, करना तो उसको पूरा है, अब वो कहाँ से कर रहा है? तो लाजिम बात है, करप्शन बढ़ेगा, डकैतियां बढ़ेंगी, चोरियां, अब आप स्नैचिंग, देखिए डॉक्टर ये सब साहब, चीजें बढ़ रही कराची हैं। में कितना स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है। अब एक जो है प्रोड्यूसर, हमारे दूसरे चैनल के हमारे प्रोड्यूसर थे, वो एक अच्छा, उनका ज़बरदस्त सीनियर प्रोड्यूसर थे, उनका स्ट्रीट क्राइम में उनकी डेथ हो गई, उनको फायर करके मार दिया गया। तो इस तरह से कराची में तो आए रोज़ आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। वजह ये क्यों सोचते हैं कि कराची से बाहर से लोग आ रहे हैं? ये कराची के लोग नहीं है जो ये कर रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, बेरोजगार होंगे, महंगाई बढ़ चुकी है, ये सारी चीजें महंगाई की वजह से। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? ये मैं देखिए, बिल्कुल ये अलमिया है ये, कि आप जो है एक बेकार सोचे समझे एक चीज को इतना हद तक ले जाते हैं कि वो आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और आप ये कहते हैं कि इसके ये नागुरीज थे, ये तो होना ही होना था। मैं समझता हूँ हर चीज़ को गौर करना चाहिए आपको। आप उतना ही जोर डालें, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अपने इंसान पे उतना ही बोझ डालेगा जितना वो उसको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है। कुरान में है ये, समझे ना? तो आप ये बातें समझ नहीं आती हैं आपको। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ये जिम्मेदार लोग हैं। क्या आवाम पे इतना जोर डाला जा सकता है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सके? हैं? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उसके बर्दाश्त के वो कंट्रोल नहीं करेंगे, तो लाजिम आप ये दोष लिए, एक शख्स है, उसको किराया देना ही देना है, उसने रोटी खानी ही खानी है, उसने ऑफिस जाना ही जाना है। जो जाने चीजों में, जो एसेंशियल चीजों में वो ट्वाइस और तराइस आ रही हैं, तो वो आ कहाँ से रहा है उसके पास? या तो चोरी कर रहा है, या झूठ बोल के कहीं से ले रहा है, कहीं फरेब कर रहा है कहीं से, समझे ना? कहीं से जो है उसने समझे उधार ले लिया। अरे भाई, ये सब कुछ क्या है, कहाँ से? आप सोचे तो सही। या तो आप बैंक खोल दें इन लोगों के लिए, लोन के, कि भाई आप सारे खर्चात यहाँ करें, जब भी आपकी जो है सर्विस लगेगी आपको ये थोड़ा थोड़ा करके वापस करना है। जब मैं एक रास्ता बना दें, बाहर के मुल्कों में यही है ना, कि अगर आपको इमिग्रेशन मिल रही है या वहाँ के लोग रह रहे हैं, आप जाती बैंक आपको लोन दे देता है, और वो बासानी जब आपके जैसी जॉब पड़ी, आपके कटिंग जो है वो डिडक्शन शुरू हो जाता है वहाँ का। मगर यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। यहाँ अगर आवाम जी को, यानी करप्शन की यह हालत है कि जो गरीबों के लिए आप अनाउंसमेंट करते हैं कि ये पैसा उनको दे दिया जाए, वो पैसा गरीबों तक पहुँचता ही नहीं है, पहुँचता ही नहीं है। वो पहले के ऊपर के लोग जो हैं वो ही स्नैच कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, और बाकायदा ऐसे डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जो ओरिजिनल मालूम होते हैं वो। तो गरीब ही है ना, है ना? तो ये करप्शन, ये झूठ और फरेब की दुनिया, ये क्यों हो रही है? उस वक्त हो रही है जब आप खुशहाल नहीं है, आप मुश्किलात में हैं। आप ये आज का मुल्क बाहर के मुल्कों आप कंपेयर कर लेते हैं, आप देखिए वहाँ की जो है पर इंडिविजुअल आमदनी कितनी बेहतर है आपके मुल्क से। आपको कुछ भी करना है, महंगाई बढ़ा है, हम कहते हैं बढ़ा लो आप, लेकिन आपको जो आपकी अर्निंग है, जो सर्विस है आप लोगों की, जो तनख्वाह है, वो उससे ट्वाइस होना चाहिए, बिल्कुल, तो बेहतर हो। आप कहते हैं हम ट्वाइस नहीं कर सकते, भाई क्यों नहीं कर सकते? आपका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप अपनी पैदावार नहीं बढ़ा सकते। आप एक वक्त था आपका कॉटन, आपकी चावल, राइस, ये आप बड़े वाकवे मकदार में भेजा करते थे आप चीज़ें। अब ये होता है बॉर्डर पे आके रुक गई ये सब चीज़ें आपकी। अरे भाई, आप बाहर नहीं जाएंगे, आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? क्या सारा काम आपने इम्पोर्ट पे करना है? हर चीज़ मंगवानी है आपने। आपके मुल्क में क्या बनता है? आपका जो इंडस्ट्री थी वो भी बंद होगी। पहले मोटर्स बना कर, मोटर की गाड़ियों की बाकायदा नेशनल मोटर से और ये होती थी, अब आपने सब बंद करा दिया अपने उठा के। अरे भाई, ये क्यों मिलें बंद क्यों हो रही हैं? मैं कहता हूँ अगर एक मिल बंद हो या एक कोई चीज वर्कशॉप बंद होता है, उस पर जुर्माना होना चाहिए कि तुमने क्यों बंद किया है। जाके असेसमेंट हो, बंदे जाए, पूछे आपने क्यों बंद किया, ये वजह क्या है? वो कहता है कि मेरा पैसा नहीं था, ये उसको प्रोवाइड करें, आप उसको पैरों पे खड़ा करें, आप बोलो तुम चलाओ इसको। आप देखें हर मुल्क में ऐसा ही होता है। कोई बिजनेस को बाकायदा एड दी जाती है, लोगों को उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। आज के वक्त में ये कि अगर कोई इदारा चला रहा है, आप उस पर जाके इतना ज्यादा दबाव डाल दे तो वो बंद करके बाहर हो जाता है, भाग जाता है। मेरे इतने दोस्त हैं, पिछले दिनों मैंने एक विजिट किया एक पूरी फैक्ट्री का, इतनी बड़ी फैक्ट्री। ब्रेक आ गया अचानक, वो आपको पता है ना, कुछ कमर्शियल लाजमी होते हैं हमारी भी दाल पानी के लिए। वैसे दाल बड़े मजे की होती है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, महंगाई पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आज का जो टॉपिक है मैं अपने देखने वालों को पहले बता देती हूँ ताकि लोग इंगेज हो जाए और वहीं बैठे रहें और टॉपिक को ज़रूर सुने, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मदद मिलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खसरा है, खसरे की कितनी इकसाम होती हैं और इन सारी चीज़ों पे हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। पर इससे पहले थोड़ी सी महंगाई पे, क्योंकि डॉक्टर साहब एनालिस्ट भी हैं, तो थोड़ा सा आज महंगाई पे मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें भी आप टाइम दें, इस पर भी आप बात करें, लोग इतना महंगाई पे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये ठीक है समझ आती है बात, दुनिया भर में महंगाई हो रही है, इससे पहले भी महंगाई हो रही थी, ये पहली बार महंगाई नहीं हुई है, एक लिमिट में रह के हो रही थी ना। जो पहले के हुक्मरान थे किस तरह से उन्होंने महंगाई को रोका हुआ था, किस तरह से वो एक तरीके से महंगाई होती थी, पेट्रोल के रेट एक लिमिट में रह के बढ़ते थे। अब इस बार अब जो 3 साल से हम लोग देख रहे हैं, जिस जोरों शोर से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से रेट ऊपर जा रहे हैं, हर एक चीज़ के जा रहे हैं, और कराची में तो किसी भी चीज़ पे रेट पे काबू पा ही नहीं सकते हैं हम लोग। कराची का तो वो सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए आपकी बातें तो बड़ी खूबसूरत हैं। अगर हम रियल स्टेट देखें तो महंगाई 2 चीज़ों से 3 चीज़ों से बढ़ती है। सबसे पहली चीज़ आपका डॉलर है। अगर आप डॉलर को स्टेबल नहीं करेंगे, आपका मुल्क में जो डॉलर जो इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्ट आपके रुपये पे करता है, आप डॉलर को स्टेबल करें। दूसरी तरफ डॉलर जो उस वक्त स्टेबल होगा जब आपकी प्रोडक्शन होगी, आपके पास पैसा होगा। स्टेटमेंट में जब डॉलर ना होगा, नहीं होगा, तो डेफिनेटली पे क्या होगा, महंगाई होगी ना, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। और जब ये चीज़ आप बाहर से लेंगे प्रोडक्शन में, तो अब आपको उसके कॉम्पनसेशन आप कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते आप। तो यही सबसे एक बड़ी महंगाई की ये होती है। अब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए रेट बढ़ाए चले जाते हैं, रेट बढ़ाए चले। आपके मुल्क का जो समझ लीजिए स्टोरेज है स्टेट बैंक का जो है ज़ाहिर हमारा बहुत ही कम है, इतना है ही नहीं कि आपके मुल्क को सर्वाइव कर सके। इसकी वजह ये थी कि जब ऐसी हमारी हुकूमतें आई थी, और जो भी हुकूमत आती है वो जो थोड़ा बहुत जो खर्चा करती है, वो ये खर्चा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब आपके हाथ में चंद पैसे ना हो। आपका ये कैसे तस्वुर करते हैं आप कि आप किसी मुल्क से जाके ये पैसा ले लेंगे? आप चाइना से मिल जाएगा, आपको सऊदी से मिल जाएगा, आप अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े हो रहे आप? हैं? हर मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे आप, है ना। आपकी सबसे पहली चीज़ है आप प्रोडक्शन बढ़ाएं अपनी। आपकी चीज़ें प्रोडक्शन बढ़ेंगी तो आपकी एक्सपोर्ट होगी, जब आपकी एक्सपोर्ट होगी तो आपका पैसा जमा होगा, आपके हाथ में आएगा पैसा। वो पैसा जो है वो डॉलर को स्टेबल करेगा, रुपयों को स्टेबल करेगा। लेकिन अगर ये लोग ऐसा नहीं कर रहे, आज आप मेरी बात समझ लीजिए, यही डॉलर बहुत ऊपर जाएगा, 200 से ऊपर चला जाएगा। ये जो पेट्रोल है 180-200 पे चला जाएगा, बढ़नी ही बढ़नी है। आप मजबूर हैं, वही लफ्ज़ हुकूमत के कि हम तो मजबूर हैं करने के लिए, अब इसके बगैर हमारे पास चारा नहीं है। आपके पास चारा नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें, आप मुल्क चला रहे हैं। आप क्यों नहीं चलाते हैं? आपका घर है, फर्ज कर लें, मैं एक मिसाल देता हूँ, आपके घर कहते हैं, आपके जो फर्ज कर लें आपके शौहर है, आप कहते हैं कभी मेरे घर में जो है वो इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बिजली का बिल है वो, तो आप क्या कहेंगी? भाई जॉब करो ना, कहीं अच्छी जगह, ऐसा ही है, अच्छी जगह करो, पैसा लाओ। जब आप जाएंगे वो अच्छा कमाएगा, अच्छा अर्निंग करेगा, तो सब कुछ कर लेगा। आपके मुल्क में पैसा ही नहीं है आपके पास। आपका जो हालांकि इतनी लेबर है आपके पास कि आपके मुल्क की लेबर बाहर के मुल्कों में जाती है, वो आपसे फायदा उठा रहे हैं, आप नहीं उठा रहे। आपने उनको बेरोजगार कर दिया, आपने सड़कों पर खोल दिया उनको। अब आप बताइए, जब सड़कों पे ऐसे फिरेंगे ये लोग, ये नौजवान बच्चे, नौजवान शहरी, नौजवान जो है हमारा, हर मुल्क का, हर शहरी का, आप शहर का, आप देखिए उसके पास कोई जॉब ही नहीं है। नहीं है, जब जॉब नहीं है और घर से जब जाता है तो खाना नहीं है, तो उसने करना क्या है? आपके पास ये सब चीज़ें होंगी। अब आप देखिए ना, मैं बताऊँ आपको 2 चीज़ें। अब आपकी मेन चीज़ आपकी बिजली हो गई, पानी हो गया, ठीक है ना, गैस हो गई। अब बिजली और गैस ये सेंट्रल हुकूमत के पास जाती है। वो गैस जो इसके लिए कुछ अर्से पहले ये होता था कि हम लोग फख्र किया करते थे, प्राउड करते थे कि अल्लाह ने हमें इतने गैस दे दिए, और अब तो उसके बेस पे क्या हुआ, गाड़ियां हमारी गैस से चलने लग गई। और आज रिजल्ट ये हुआ, कितना लम्बिया है ये कि घरों में गैस नहीं है। है 2-2 महीने गैस आपके मुल्क की पैदा की हुई गैस प्रोडक्शन आपके, और आप 2-2 महीने तक गैस बंद किए हुए हैं।
इसका मतलब ये है गैस माफिया ही है जो हुकूमत पे हावी है। आप इनको तो कंट्रोल करें ना। आप अब बिजली का मामला देखिए, बिजली क्या तरीका किया, आप महंगाई कर लें, चलो मैं मानता हूँ करें आप, और आप मगर करते किस तरह से आप महंगाई, आप ऐसा करते हैं जैसे फर्ज कर लो ये महीना आपका फरवरी का है, आपने कहा कि भाई बिजली के बर्तनों को बढ़ा दी, सपोज कर लें आप 5 रुपये या 4 रुपये बढ़ा दिए, आपने क्या किया, फरवरी में नहीं, नवंबर दिसंबर की मद में बढ़ेंगे। अब जो बिल आपका आएगा पिछला प्लस होके आएगा। हाँ। आपको, क्योंकि हमारे शहरी इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने ज्यादा नोट नहीं करते, तो क्या कहते हैं ये रोना होता है भाई इतना बिल इतना बिल इतना बिल। देखो तो सही उन्होंने होशियारी क्या की है। तो यार हुकूमत को ये चाहिए कम से कम इतना रिलीफ दें कि आप बढ़ाएं, मगर अगर आप फरवरी में या मार्च में तो आपके अप्रैल से बढ़ेंगे, अगर अप्रैल में तो आप कहेंगे नहीं मई से बढ़ेंगे, आगे का बढ़ाए ताकि हम तैयार हो जाए। हाँ। ये बिल देने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये दो चीजें होगी, ये दो चीज सेंट्रल हुकूमत में आ गई है। अब पानी जो है आपका प्रोविंशियल में है, अब पानी आपके यहाँ नहीं है। आप देखें पहले दिन से पानी हमारे टैंक माफिया जो है वो आपके सामने से पानी लेके गुजर जाता है। आप रोकते हैं कहने के पैसे हैं तो डाल देता हूँ, तुम्हारे पास पैसे, ये पानी आया कहाँ से, तुमने हमारा पानी लिया और तुम हमको ही बेच रहे हो। हैं तो क्या हुकूमत के लोग जो कानून की आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, क्या उनको इतनी शऊर नहीं है? मैं समझता हूँ ये हमारे आपके जमीर जो है सो गए ये हैं। हम लोग मुल्क नहीं चला रहे हैं, हम अपनी जेबों को भर रहे हैं। बिल्कुल ना, ये क्या कुरान नहीं पढ़ते, क्या हदीस नहीं पढ़ते हैं? ये हुक्मरानी तुम्हारे के मुस्तकिल रहेगी तुम्हारे पास, एक एक चीज का हिसाब देना होगा, हर शख्स को हिसाब देना होगा, वो अपने शहरी के तौर पर हो या हुकूमत के तौर पर हो। मैं ये कहता हूँ कि आप सब चीजें छोड़ें, अपने अल्लाह की तरफ थोड़ा सा देखें, अपनी हदीस को पढ़ें थोड़ा सा, और आवाम के दुख दर्द को देखें, तो देखिए अल्लाह मदद करेगा आपकी। आप ये सब चीजें को काबू कर सकते हैं, वरना एक वक्त आएगा ये बोला अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा आपका मुल्क जो होगा। ठीक है हुकूमतें मिल जाएंगी हैं, हुकूमतें मिलके भी तबाह होती हैं। क्या हमारे सकूत ढाका नहीं हुआ है, वो भी तो हमने खोया ना है, वहाँ भी तो उसमें बड़े बड़े सियासतदान होते थे, वो कैसे हमने खो दिया? इसलिए कि जब चीजें हाथे जाती हैं तो आप देखते रहेंगे, अल्लाह मियाँ उन लोगों की मदद नहीं करता जो अपने अकल शऊर से काम नहीं लेते, अपने वसाइल से काम नहीं लेते। मैं ये कहता हूँ कि हर सूरत में आपको अपने दीन पे अमल करना चाहिए, अपनी सोचों को पॉजिटिव करना चाहिए। एक दूसरे के लिए हमें ऐसा देखना है कि जैसे आपका हमारा अपना घर का मसला है। यार हद होती है, आप पानी नहीं है, सड़कों का हाल देखें आप हैं, सड़कें यानी हद है। अभी आपको जैसे बताया था मैं बाहर का मुल्क गया हुआ था, आप यकीन करें हल्फिया ये मैं बात करता हूँ कि कने मैं देहातों में गया हूँ गाड़ी लेके, समझे ना, मैंने जगह जगह में मैंने तफरी की है, घूमा फिरा हूँ, एक जगह तो सड़क टूटी भी नजर आ जाए, एक जगह हर लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं, हालांकि पढ़े लिखे लोग भी नहीं है इतने। इसके बावजूद जो ऐसा कुछ हो रहा है, और आपके मुल्क के जो पढ़े लिखे लोग हैं और मशहूर शराएं हैं वो टूटी फूटी हैं। समझे ना, क्या सिस्टम है यार, क्या मतलब, ये कुछ तो अकल करें यार। आप कहते हैं आपको पता नहीं है, हर जगह का देखिए एक मेंबर जो है सेलेक्ट हुआ है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते आप? मैं ये कहता हूँ, इसका मशवरा मैं ये देता हूँ कि आज ऐसा करो जैसे और मुल्कों में कि हर शारा जिसकी छोटी बड़ी जो भी सड़कें आगे मिलती हैं ऊपर बोर्ड लगा हुआ हो, उसका फोकल पर्सन जो उसका जिम्मेदार है उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ, और उससे हो कि अगर कहीं से कोई टूटी हुई सड़क है या कोई आप मिसहैप देख रहे हैं, इस पर फ़ोन नंबर करें, आप नंबर करें तो आप वहाँ डायल करें, देखिए टीम आएगी, आपका पानी जमा हुआ है, कोई पाइपलाइन टूट गई है, आप ढूंढ रहे हैं, नंबर ढूंढ रहे हैं, किसको बुलाना है, किसको करना है, आप MPMNA के पास जाते हैं, आप काउंसलर के पास जाते हैं, वो तो मिलता ही नहीं है। अब वो बदबूदार पानी पूरे सड़क पे घूम रहा है, जरासीम को देखें आप कितने फैल ले, बीमारियाँ हो रही हैं, कितने नुकसान आते हैं। अगर एक छोटा सा बोर्ड लगा दें कि भाई ये अगर इस तरह से हुआ तो इस पे फ़ोन कर दें, इस पे फ़ोन कर दें, इस पे फ़ोन कर दें, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बड़े शहर है, मैं चलो दुबई की मिसाल दे देता हूँ, मैं दुबई में जा रहा था एक दफ़ा, तो वहाँ मैंने बोर्ड देखा ये लिखे हुए नंबर, तो मैंने गाड़ी से पूछा ड्राइवर, मैंने कहा ये क्या है? कहने का इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सड़क या कोई मिसहैप हो रहा है या सड़क टूटी है, जो पहले इतला करेगा उसको इनाम मिलता है। तो हम तो ये देखते हैं यहाँ पर कि कहीं कुछ हम खर्च से फ़ोन मिलाते हैं ताकि हमारा हमको कुछ प्राइज मिल जाए इसका, और कोई टूटी नहीं है सड़क, कोई मिसहैप ही नहीं है कुछ, समझे ना। देखिए जरा क्या तरीका है यार। डॉक्टर साहब अगर यहाँ पे ऐसा हो गया ना, हमारी आवाम माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, अगर यहाँ पे कुछ हुआ, कोई सड़क अगर बनी हुई भी हुई और उस पे इनाम मिलना है तो खुद ही पकड़ के दौड़ रहे हो कि अब पाकिस्तानी आवाम बड़ी, आपको पता है, सादा आवाम है। डॉक्टर साहब एक चीज मेरे जहन में हमेशा रहती है और मैं सोचती हूँ कि मैं जरूर पूछूं, और आज एक मौका मिल गया तो मैं जरूर पूछूंगी, और उसके बाद अपने दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, 30 पैसा 25 पैसा और 50 पैसा हमारे मुल्क में अभी नहीं है,
वो एक टाइम था 10 पैसा 5 पैसा था तो समझ आता था। अब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो ये 25 पैसा 30 पैसा 50 पैसा क्यों बढ़ता है? जब वो है ही नहीं तो फिर वो बढ़ता कहाँ है और फिर वो जाता कहाँ है और वो क्या है कहानी? थोड़ी सी उस पर अगर आप बहुत ही रोशनी डालें। हाँ, थोड़ा जहन में था तो मैंने कहा आज आपसे बात कर लूं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये जो 25 पैसे हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि 1 लाख पे चला जाए सेल, तो ये 25 पैसे 25,000 हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है ना। अब 1 लाख की तो नहीं, आपके तो करोड़ों की है पूरा मुल्क में, और कितना सेल है, तो वही ये 25 पैसे जो है ये 25 करोड़ बन जाते हैं ये। हाँ। हैं, और वो जो रुपए बन रहे हैं बड़े, हाँ। वो तो अपनी जगह है। हाँ। तो बड़ी सेल है इनकी, बड़ी ज़बरदस्त इनकी इनकम हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि इससे आवाम कितना आपके पिस रही है, आपकी कितना चीज़ें हो रही हैं। या तो आपको पेट्रोल पे चीज़ें बंद कर दें। देखिए पहले वक्त में हमारे जब कायदे-ए-आज़म का दौर चल रहा था, जब हमने पढ़ा है किताबों में भी देखा है, तो विक्टोरिया चला करते थे, घोड़ा गाड़ी ऐसी होती थी। हाँ। जिसमें वो बड़ी लंबी सी बैठने का होता था, है ना, और वो गाड़ियां होती थी, साइकिलें होती थी, और साइकिलें बड़ी तेज होती थी, फिर साइकिलें आ गई, उसके अंदर गेयर लगने लग गए जमीन में, तो उसमें कोई पेट्रोल का खर्चा ही नहीं था। आप बैठे। डॉक्टर साहब मुझे लगता है आपने इमरान खान साहब को ये मशवरा दे दिया है, क्योंकि वो पेट्रोल इतना ऊपर ले जाएंगे, एंड में हम सबके पास साइकिलें या घोड़े ही होंगे। ये और बात है, उन्होंने तरीका कुछ ऐसा बना लिया है, हम सब उसी तरफ जा रहे हैं। हम उसी तरफ जा रहे हैं, मतलब है वही फोकस कि इन लोगों को उस लेवल पे ले आओ कि एंड में साइकिलें ही हो। है तरीका कुछ इसी तरह का, पर घुमा फिरा के कुछ लगता है इन्होंने भी पढ़ा है कि कुछ उस तरफ जाना चाहिए। वो ज्यादा खूबसूरत जिंदगी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब थोड़ा खसरे की तरफ आएंगे, खसरे पे हम बात करेंगे कि खसरे की कितनी इकसाम होती है। सही। देखिए सिंपली मीजल जो कहाँ के होते हैं, एक रूबियोला मीजल कहलाता है, एक रूबेला कहलाता है। ये रूबियोला मीजल जो होता है, ये वही मीजल है, ये वही खतरा है जो हम बच्चों में देखते हैं। अच्छा। और रूबियोला जो बड़ा मीजल होता है उसको जर्मन मीजल कहलाता है, वो यूजुअली बड़ों में होता है वो। और यूजुअली जो ये प्रेग्नेंट लेडीज में होता है ये, और बड़ा टेलेटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं उसके, यानी डेंजरस इफेक्ट ये होते हैं कि बच्चे में समझे कि उसमें खदोकाल में उसके हार्ट प्रॉब्लम और दूसरी चीज़ें डेवलप होती हैं। टेलेटोजेनिक का मतलब होता है कि पैदाइशी नुक्स होना, है ना, कंजोनाइटल डिजीज उसमें डेवलप होती है मीजल के अंदर ना, जो जर्मन मीजल होता है। तो हमें दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपने मुख्तसर में इसलिए कह रहा हूँ कि इसीलिए कि जो वैक्सीन आई है उसकी कहते हैं MMR, मीजल मम्स रूबेला। ठीक है। मीजल मम बनता, ये मीजल ये वाला मीजल है, और रूबेला मीजल वो वाला जर्मन मीजल है। ये इसकी वैक्सीन अब बड़ी जोरों पे लग रही है आजकल जो स्कूलों में भी। ये ऐसा होता है कि अगर आपने शुरू में ये वैक्सीन लगा ली तो बड़े होके अगर खुदा न खास्ता ये इसका अटैक हो रहा है कोई प्रेग्नेंट लेडीज को उसको, तो वो अटैक नहीं होता क्योंकि वैक्सीनेट हो चुके होते हैं आप। तो इसी का एक जरिया एक वक्त था पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड लेवल में है, जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो सारे हैंडीकैप के साथ हो रहे थे। अच्छा। जी हाँ, उसकी 2 वजह उन्होंने बताई थी। एक थैलेडोमाइड ड्रग्स थे जो लोग यूज करते थे, ये बड़ी तहकीक की बात थी। और थैलेडोमाइड ड्रग हम लोग कहते हैं ट्रंगुलाइजर, वो नींद की गोलियां होती थी, वो खाते थे, तो उससे बच्चे हमारे जो थे वो हैंडीकैप में होते थे। और दूसरी ये रूबेला वायरस थी, तो इसकी वजह से उसको अब दोनों चीजें जो ओवरकम हो रही हैं। मगर वो मीजल ड्रग्स चल रहा है तो उससे भी आप देखिए पाकिस्तान में भी बच्चे जो हैं कोई बड़े सर का पैदा वाला, कोई छोटे सर का हो रहा है। सेम ना, मैंने एक सर्वे किया अपना, उस दिन देखा कि हर खाना में कोई जो दूसरी चीजें छोड़ के एक बच्चा जो है हैंडीकैप का है, समझे ना, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये मलंग है, समझे ना। तो ये सब चीजें जो है हालांकि सब सही चल रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आपके फैमिली में था, कहेंगे नहीं फैमिली में तो नहीं था, लेकिन मैंने जब उनकी हिस्ट्री ली तो ड्रग की हिस्ट्री निकलती थी, कहीं ना कहीं मदर उसकी ड्रग या स्मोकर थी, समझे ना। तो इस तरह से हैंडीकैप होता है। ये भी अलमिया जो हम बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बीमारियां हम और आपकी ही पैदा करते हैं कुछ ना। अगर हम अपने आप का मुहासबा करके अपने अमल को, ग़िज़ा को बेहतर करेंगे तो ये बच्चे हमारे सफ़र नहीं होंगे इस तरह से। तो ये सब हो गई। तो मीजल के जो बच्चों का खतरा वो आपको पता है, मुख्तसर बताऊँ तो 7 से 11 दिन का पीरियड होता है। शुरू में खांसी नज़ला हुआ, हाई ग्रेड फीवर हो गया, और वो 6-7 दिन में ये आया, दाने पे चले गया, 11 दिन बच्चा सबसाइड हो जाता है, बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो जाती है, बुखार सब हो जाता है। अब अच्छा दूसरा जो मीजल आता है उसकी भी यही स्कीम है, लेकिन वो हो जाता है 10 से 20 दिन में जाता है वो। उसके अंदर जो रेशेस होते हैं वो जरा मुख्तलिफ होते हैं और वो ज़्यादा डेंजरस होता है। इसकी वजह यही है कि मैंने कहा ना कि वो क्रॉस कर जाता है, वो मदर से बच्चे में क्रॉस करता है, प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर बच्चे में चला जाता है, उसमें डिफॉर्मिटी पैदा करता है। ये जो हमारा जो बच्चों वाला मीजल आ रहा है
ऐसा नहीं होता कि यही मिजल जो है रुक जाए, अंदर स्टे कर जाए और बाद में अगर बच्ची है कोई सपोज करें कि बच्ची है 4-5 साल की, चमेना तो या 2 साल की, उसको खतरा हो जाता है, तो ये नहीं होगा कि यही खतरा स्टे करके जब इसकी शादी हो और यही उसको जाके सरवाइव करे, तो ऐसा नहीं है। वो दूसरा रूबेला वायरस है, रूबेला वो जो अटैक करेगा तो वो जन्म होगा। तो हमने दोनों खतरों को कंट्रोल में करना है। इसका बेहतरीन चीज यही है कि आप वैक्सीन लगाएं। लेकिन जिन बच्चों को खतरा हो जाता है, ये चूंकि एक वायरस है, तो वायरस की वजह से आप जो है ना ये समझ लें कि ये खुद ब खुद खत्म होता है। अच्छा। जितने भी वायरस होते हैं, वो ओमिक्रॉन आ जाए, कोविड-19 हो, सारे वायरस खुद ब खुद खत्म होते हैं, ये भी खुद ब खुद खत्म होता है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम बार बार प्रोग्राम में करते हैं कि इम्यूनिटी है। आपका सेल्फ डिफेंस, आपका जो है आपका प्रोटेक्शन जो है मैकेनिज्म वो स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें क्योंकि कमजोर हो जाता है, लिहाजा ये वायरस जो है ये खुद जाके सेकेंडरी इन्फेक्शन कर देता है और जरासीम को छोड़ देता है। अब वो इसको कॉज करते हैं। इसी तरह कोविड-19 में था कि वो अब खुद तो गया लेकिन उसने नमूनिया कर दिया, निमोकोकल इन्फेक्शन कर दिया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर दिया, फंगल इन्फेक्शन कर दिया, तो उससे डेथ होने लग जाती है। ठीक है। इसी तरह इसमें होता है। तो हम इसलिए एंटीबायोटिक का रोल भी लेकर आते हैं। मुख्तलिफ दवाइयाँ हम इसमें देते हैं एंटीबायोटिक का। लोग कहते हैं कि भाई खतरा हो गया, बच्चों को वायरस हो गया, आपने जो है इसमें एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं? तो एंटीबायोटिक सिर्फ हम उधर देते हैं जहाँ हमें इम्कानात हो कि सेकेंड इन्फेक्शन होने वाला है। तो ये है सब चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर गौर करना चाहिए। वैक्सीन लाजमी लगानी, वैक्सीन लाजमी लगवानी है। और डॉक्टर साहब, हमारा ये टाइम कैसे गुजर गया इस सेगमेंट का, मुझे तो पता नहीं चला। आप लोगों को पता चला है कि नहीं चला, ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। आज हमने बहुत सारी बातें कर दी, बहुत ही सारी कर दी, खसरे पे भी कर ली हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मैं कहीं भी नहीं जा रही, बिल्कुल भी नहीं जा रही। मैं 11 बजे तक आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह साथ रहूँगी। लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।